तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा और उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, आप उसमें देख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखेंगे, आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। अभी तक आप 2-3 टीचर जो भी गिने-चुने टीचर से पढ़े होंगे, तो आपको एक बार नया भी ट्राई करना चाहिए। आप यहाँ भी पढ़ कर के देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेंट और किस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन का जो दूसरा है वीडियो देखते हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहाँ पे। तो बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? तो बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। प्रतिपुष्टि का आशय यहाँ पे फीडबैक से मतलब होता है। किसी भी अगर किसी का भी रिजल्ट आ रहा है तो उसको रिजल्ट के अकॉर्डिंग तुरंत ही उस पर फीडबैक दे देना। उससे शिक्षार्थियों के निष्पादन में क्या मिलता है, फीडबैक मिल जाता है। तो वो अपने आप को जो भी गलतियाँ होती हैं वो सुधारने में उसको मौका मिल जाता है। तो दूसरा यहाँ पे कह रहा है शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके। तो देखिए हतोत्साहित जो है नेगेटिव वर्ड होता है, इसको ऑप्शन देखते हैं तुरंत ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देंगे। बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच-बीच में भय, देखिए भय भी नहीं आना चाहिए, जिस ऑप्शन में भय आ गया उसको भी इग्नोर कर दीजिए। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। तो देखा जाए तो एक दूसरे को कंपटीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है और इसमें सृजन कैसे किया जा सकता है, तो ये कंपटीशन के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो सीधा हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। तुरंत ही अगर रिजल्ट आ गया, अच्छा मार्क आया, तो बच्चे को हम फीडबैक देते हैं कि उसको प्रेरणा मिलती है फीडबैक से, आपके फीडबैक से प्रेरणा मिलती है, जिससे वो और आगे अच्छा करने की कोशिश करता है, अपने आप को क्रिएटिविटी बनाने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न था इसमें देखेंगे। जो बाल केंद्रित होता है, देखिए दोस्तों लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारा स्क्रीन छोटा है मोबाइल का। तो पहले हम देखेंगे बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा का जो जनक देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे जीन जैक्स रूसो को। जीन जैक्स रूसो को जीन जैक्स रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। और भारत में अगर देखें बाल केंद्रित शिक्षा का जनक, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है? तो यहाँ पे भारत में माना जाता है किसे? गिजुभाई बधेका को। गिजुभाई बधेका को भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है, गिजुभाई बधेका को। तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि लिखने की जगह कम है तो हम बोल देंगे, तो उससे आप ध्यान से समझ लेंगे कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वह बच्चों की गतिविधि का एक प्राकृतिक प्रवाह होता है और सहज विकास प्रदान करना चाहती है। कौन? बाल केंद्रित शिक्षा। और शिक्षक जो होता है बच्चों को केंद्रित कक्षा में उनके प्रदर्शन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। समय पर प्रतिपुष्टि का मतलब तुरंत ही उसको फीडबैक दिया जाए। जो भी बच्चा कार्य कर रहा है उसको फीडबैक देना तुरंत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बाल केंद्रित शिक्षा में अगर देखा जाए तो पाठ्यचर्या, यानी कि पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धति, शिक्षण पद्धति और कक्षा का वातावरण देखा जाता है। इसके साथ मूल्यांकन, बच्चे का मूल्यांकन होना ज़रूरी है। और अधिगम सामग्री होना बहुत ही ज़रूरी, अधिगम सामग्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अधिगम सामग्री के साथ क्रियाकलाप भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। और सभी शिक्षार्थियों का ध्यान में रखकर तैयार किए जाना, ये सभी बाल केंद्रित शिक्षा पर डिपेंड करता है। तो और ये सभी बाल केंद्रित शिक्षा का सृजन करने के लिए सहायक भी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये। और बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने से, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया जाए? बढ़ावा देना, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपको शिक्षार्थी को, यानी कि जो बालक होगा उसे आज़ादी देना होगा। क्या देना होगा? आज़ादी। स्व गतिविधियां करनी होगी, स्व गतिविधि के लिए उसे छूट देना होगा। और तीसरा यहाँ पे विकास सहज विकास की प्रक्रिया, सहज विकास की प्रक्रिया उसमें डेवलप करना होगा। और चौथा यहाँ पे है, ये तीसरा हो गया, चौथा है रुचि। रुचि ज़रूरतों का विकास, रुचि और ज़रूरतों का विकास करना होगा। उसके रुचि के अनुसार, बच्चे के रुचि के अनुसार उसे शिक्षा देने की ज़रूरत है। और पांचवा है शिक्षा आधारित अनुभव। और शिक्षा आधारित अनुभव जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 प्रकार के यहाँ पे देखेंगे, 5 प्रकार के जो बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के तत्व हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है।
और बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को आज़ादी देना होगा, स्व गतिविधि पर डिपेंड करना होगा, सहज विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा। और उसके बाद चौथा है उसकी रुचि और ज़रूरतों को जानने की आवश्यकता होगी, उस पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पांचवा है शिक्षा आधारित अनुभव। और मान लीजिए उससे कोई भी बड़ा है, शिक्षा आधारित अनुभव है उसके पास, तो वह भी उसको परामर्श देकर उसकी हेल्प कर सकता है। तो इस प्रकार से बाल केंद्रित जो शिक्षा है उन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। आगे देखते हैं समाजीकरण प्रक्रिया क्या है। तो एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये। एक प्रक्रिया समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये सही ऑप्शन लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे प्रेरित होते नहीं है, प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर हमारा एक सही होगा, दूसरा वैसे ही हमारा गलत हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नितिन आमतौर पर टीम के साथ खेल में भाग लेता है और हमेशा टीम की सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत सफलता की भावना हासिल करता है। नितिन विकास के किस चरण का विकासात्मक कार्य दिखा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो विकास की कुछ अवस्थाओं को देखते हैं जो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जन्म से 2 वर्ष तक की बात की जाए तो उसे शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था ये भी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। और 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था। और 12 से 18 वर्ष के बीच जो होते हैं उन्हें किशोरावस्था में रखा जाता है। तो ये 4 प्रकार की जो सामान्य वर्गीकरण है ये हमने देखा। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा उत्तर बाल्यावस्था है इसे गिरोह की उम्र भी कहते हैं। गिरोह की अवस्था, गिरोह की अवस्था, खेल की अवस्था, खेल की अवस्था भी इसी अवस्था को कहा जाता है। और परेशानी की अवस्था भी इसी उम्र को कहा जाता है, परेशानी की अवस्था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो उत्तर बाल्यावस्था में देखा जाए तो अपने उम्र के साथियों के साथ रहना सीख जाते हैं और इस उम्र में बच्चे ठीक जो टीम के खेल में भाग लेते हैं ठीक तरह से, और टीम अपने जो समवयस्क होते हैं उनके साथ खेल में भाग लेना शुरू कर देते हैं और टीम की सफलता के साथ साथ अपने जो व्यक्तिगत सफलता की भावना भी हासिल करने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस प्रकार से ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे देखेंगे स्कूल के अलावा अधिगम का कोई अन्य स्रोत नहीं है। बच्चों स्मरण के माध्यम से समस्या को हल करने के कई तरीके खोज सकते हैं बच्चे। सभी बच्चों में समस्या समाधान की अलग-अलग क्षमताएं हैं, वे विभिन्न पहलुओं में जांच करके इसका पता लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शैली से नहीं सीख सकते हैं। रटंत अधिगम उनके लिए सबसे अच्छी शैली है, तो ये पहले ही हम काट देंगे। रटंत अधिगम का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। सभी बच्चों में समस्या समाधान की अलग-अलग क्षमताएं हैं, वे विभिन्न पहलुओं में जांच करके इसका पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही है पूछा है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे स्कूल के अलावा अधिगम का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। स्कूल के अलावा भी अधिगम के बहुत ही स्रोत हैं। अधिगम हम पल पल पे, क्षण क्षण, कदम कदम पे अधिगम करते हैं। हर एक चीज में हर एक क्षण हम अधिगम करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। छोटे से बड़े से, प्रकृति से, जंतु से, जानवर से हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो यह भी हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। बच्चे स्मरण के माध्यम से यानी कि याद करके, स्मरण के माध्यम से सीधे सीधे रटंत पर ये फोकस कर रहा है, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सभी बच्चों में समस्या समाधान की अलग अलग क्षमताएं हैं और वे विभिन्न पहलुओं में जांच करके इसका पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसी में देखेंगे तो प्रश्न नंबर चौथे में है, तो जो अलग अलग क्षमताएं होती हैं समस्या को, आप देखिए समस्या का यहाँ पे सबसे पहले हम देखें समस्या समाधान की बात हो रही है। तो यहाँ पे समस्या को हल करने का अर्थ है कि कोई मान लीजिए एक समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है, इसमें एक लक्ष्य तक पहुंचना शामिल होता है समस्या समाधान में। और स्टर्नबर्ग के अनुसार देखा जाए, किसके अनुसार? स्टर्नबर्ग के अनुसार। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो सृजनात्मकता जो होती है स्टर्नबर्ग के अनुसार, सृजनात्मकता और जो समस्या समाधान के लिए 6 अलग-अलग लेकिन इनके परस्पर संबंधित संसाधन होते हैं, जिनकी एक संगम करने के लिए आवश्यकता होती है। तो वो देखेंगे कौन-कौन से इसमें समस्या समाधान के लिए इसमें कौन-कौन से इन्होंने अलग-अलग 6 प्रकार के समस्या समाधान बताए हैं। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार अगर देखें तो पहला इन्होंने बताया है बौद्धिक क्षमताएँ। क्या बताया है? बौद्धिक क्षमताएँ। दूसरा इन्होंने बताया है ज्ञान। दूसरा क्या बताया है? ज्ञान। तीसरा इन्होंने बताया है चिंतन शैली। चिंतन शैली। चौथा इन्होंने बताया है व्यक्तित्व। चौथा बताया है व्यक्तित्व। और पांचवा इन्होंने बताया है, पांचवा देखेंगे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरणा। और छठा इन्होंने बताया वातावरण। तो ये 6 प्रकार के स्टर्नबर्ग ने समस्या समाधान के लिए 6 प्रकार के तत्व बताए हैं। बौद्धिक क्षमता, चिंतन, ज्ञान और व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा और वातावरण। तो ये 6 प्रकार के तत्व बताए हैं स्टर्नबर्ग ने समस्या समाधान के। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में पहले बात करेंगे तो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई। सीसीई का अर्थ होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसे 2009 में देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन की जो विद्यालय आधारित प्रणाली थी उसके रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। सतत का तात्पर्य छात्रों के वृद्धि और विकास के पहचाने गए पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना है, जो एक घटना के बजाय एक सतत प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं, को बच्चों के मूल्यांकन से दूर रखना। तो यहाँ पे देखेंगे अगला व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्र वृद्धि और विकास के शैक्षणिक और सह-शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल करना है। ये उद्देश्य व्यापक आधार वाली शिक्षा की निरंतरता में है और दूसरी ओर व्यवहारिक परिणामों के मूल्यांकन और निर्धारण में है। तो इसके जो सही आंसर होगा वो हम देखेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही नहीं है। तो सतत का तात्पर्य छात्रों की वृद्धि और विकास, जी बिल्कुल, कंटिन्यूटी हमेशा होनी चाहिए उसकी वृद्धि और विकास के लिए। तो उनके पहचाने गए पहलुओं का मूल्यांकन पर जोर देना, जो एक घटना के बजाय एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही आंसर। छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं, को बच्चों के मूल्यांकन से दूर रखना है। ये देखिए ये गलत है, दूर नहीं रखना है। तो यहाँ पे रख रहा है दूर रखना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूछा है कौन कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं होगा। बाकी जो कथन दिए गए हैं उसका मतलब सी देखेंगे। व्यापक का अर्थ होता है इस योजना में छात्र वृद्धि और विकास के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं को शामिल करना, यह भी सही है। ये उद्देश्य व्यापक आधार वाली शिक्षा की निरंतरता में है और दूसरी ओर व्यवहारिक परिणामों के मूल्यांकन और निर्धारण में है, तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पूछा है कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे देखेंगे गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धि अंतःक्रिया करती है और एक साथ कार्य करती है। तो जो यह सिद्धांत होता है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, तो यह सिद्धांत जो होता है कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विश्लेषण जो विश्लेषण पद्धति पर आधारित होता है। और देखें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो बुद्धि को किसी एक क्षेत्र से नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं अपनी अलग-अलग क्षमताएं होती हैं। ठीक है। और प्रत्येक बुद्धि जो होती है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं। तो बुद्धि स्वतंत्र होती है। तो इस प्रकार से जो इसमें राइट आंसर देखेंगे, किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धि अंतःक्रिया करती है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में आपको कि इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे संबंधित नहीं है। तो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अंतः अच्छा यहाँ पे अंतःक्रिया करती है और एक साथ कार्य करती है लिखी गई है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, यह भी सही है हमारा। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जी हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे डी वाला कह रहा है यह सिद्धांत कारक विश्लेषण और सांख्यिकी विश्लेषण पद्धति पर आधारित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी यह इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। विकास अब तार्किक और अमूर्त रूप से सोचने लगता है।
लेकिन वह अपने पिछले चरण में जाना चाहता है, जहाँ वह ज़्यादा तार्किक रूप से नहीं सोच सकता, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ है। उपरोक्त स्थिति में विकास का कौन-सा सिद्धांत दिखाया गया है? यहाँ पे विकास नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे, विकास यहाँ पे नाम है। तो आप देखेंगे विकास को पूर्व अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता, तो संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे विकास का मतलब डेवलपमेंट है। क्वेश्चन में भी विकास का यहाँ पे नाम लिख दिया गया है। ये किसी लड़के का नाम है विकास। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये विकास का मतलब डेवलपमेंट है, ऑप्शन में जो दिया गया है। विकास को पूर्व अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता, विकास को संशोधित किया जा सकता है, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं, अमूर्त वस्तुएं, ठीक है, उन विचारों या अवधारणाओं को संदर्भित करती हैं जिनके पास कोई भौतिक संदर्भ नहीं है। मतलब अमूर्त वस्तु का मतलब इसमें देखा जाए तो इसमें भौतिक कोई भी फिजिकल चीज नहीं है। अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम देख या टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ जिनके पास कोई भौतिक संदर्भ नहीं है। और जबकि मूर्त का मतलब होता है कि उसे हम फिजिकली रूप से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं। तो जबकि मूर्त शब्द उन वस्तुओं या घटनाओं को संदर्भित करता है जो इंद्रियों के लिए मूर्त रूप से उपलब्ध होती हैं। यहाँ पे अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, मतलब उसको हम देख छू नहीं सकते, अप्रत्यक्ष। और जो मूर्त का मतलब होता है, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जिसे हम देख या टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यह करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विकास को हम पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझेंगे अच्छे से। विकास नाम है किसी लड़के का, अब तार्किक और अमूर्त रूप से सोचने लगता है, लेकिन वह अपने पिछले चरण में जाना चाहता है। तो अब देखिए विकास यहाँ पे पिछले चरण में जाना चाहता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होगा वो पूरे पूर्व अवस्था में नहीं जाता। डेवलपमेंट जो होता है वो जन्म से लेकर के एकदम वृद्धावस्था तक उसका जो कुछ न कुछ विकास होता ही रहता है। विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक अवस्था तक जाकर रुक जाती है। तो यहाँ पे विकास पीछे नहीं जाता है, विकास की अवस्था जो होती है, डेवलपमेंट की प्रोसेस, वो हमेशा आगे की तरफ चलता जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विकास अपने विशिष्ट विकास के स्वरूप का अनुसरण करता है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या भिन्नता का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुक्रमिकता का सिद्धांत, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अनुक्रमिकता का सिद्धांत क्या होता है। तो अधिकांशतः अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं इस बात से सहमत होते हैं कि विकास अनुक्रमिक यानी कि व्यवस्थित होती है। विकास कैसा होता है? विकास व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है, या यानी कि एक अनुक्रम में चलता है, एक अनुक्रम में चलता है। इसलिए विकास, इसको कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह व्यवस्थित तरीके से होता है। और प्रत्येक जो जो प्रत्येक प्रजाति होते हैं, चाहे जानवर हुए, चाहे मनुष्य हुए, जानवर, मानव, कोई भी प्रजाति हुई, उन सब की विकास जो होती है एक स्वरूप का अनुसरण करते हैं और एक अनुक्रमिता का सिद्धांत होता है। और निरंतरता के सिद्धांत में देखेंगे तो विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक सतत प्रक्रिया में चलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं देखेंगे तो शिक्षक को मानक पाठ्यक्रम का पालन करके पढ़ाना चाहिए। जो लोग विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित हैं वो भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का हिस्सा हैं। आगे देखेंगे कक्षा में अधिगम बाल केंद्रित होना चाहिए। गतिविधियों छात्रों की क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है तो शिक्षक को मानक पाठ्यक्रम का पालन करके पढ़ाना चाहिए। इसको थोड़ा-सा होल्ड पे रखेंगे क्योंकि इस पे डाउट हो रहा है। जो लोग विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित हैं, वो भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का हिस्सा हैं। तो ये भी ये देखेंगे कि ये संबंधित है। तो कक्षा में अधिगम बाल ये भी सही होना चाहिए। गतिविधियाँ छात्रों की क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। देखिए ये तीनों कथन जो हैं, ये हमें सही दिख रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में कथन ये हमारा सही नहीं है। तो शिक्षक को मानक पाठ्यक्रम का पालन ज़रूरी नहीं है करना चाहिए। शिक्षक को जिस तरह से शिक्षार्थी सीख रहा है उसके अकॉर्डिंग लचीला होकर के उसके अनुसार सिखाना चाहिए। मानक पाठ्यक्रम का पालन करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो इस तरह से क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपके अनुसार बच्चा किस अवस्था में सामाजिकरण करता है? किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की बात की जा रही है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब यहाँ पे देखेंगे सामाजिकरण क्या होता है। तो सामाजिकरण पहले हम देखेंगे, सामाजिकरण
सामाजिकरण क्या होता है? तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मानदंडों, नियमों और और कौशल को कौशल को अपनाने की कोशिश करता है ताकि उसे समाज द्वारा स्वीकार किया जा सके। और पूर्व बाल्यावस्था में अगर बात करें, पूर्व बाल्यावस्था में तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा परिवार के माध्यम से, यहाँ पे देखेंगे तो परिवार के माध्यम से समाजीकरण सीखता है। और पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो समाजीकरण अन्य घटकों से भी सीखते हैं, जैसे विद्यालय में जाकर के समाजीकरण सीखते हैं और अपने सहपाठियों से, साथियों से भी समाजीकरण सीखते हैं। तो इनके पास कई घटक, परिवार के अलावा भी कई घटकों के द्वारा समाजीकरण सीखते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अब देखेंगे हीथर के अन्वेषण के कई स्तर सिद्धांत के अनुसार अन्वेषण अधिगम के किस चरण में छात्रों में आंतरिक प्रेरणा विकसित होती है और वे अपने आप ही शोधकर्ता के स्तर तक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो कीथर हैं तो छात्र छात्रा द्वारा डिजाइन किया गया। यहाँ पे जो वास्तविक अन्वेषण होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम लोग हीथर के अन्वेषण के जो कई स्तर सिद्धांत हैं उन सभी को देखेंगे। तो इन्होंने चार प्रकार के, पहला देखेंगे चार प्रकार के स्तर बताए हैं हीथर ने। चार प्रकार के स्तर कौन कौन से बताए हैं? तो पहला इन्होंने बताया है पुष्टि। पहला कौन सा बताया है? पुष्टि अन्वेषण या पुष्टि स्तर। दूसरा इन्होंने बताया है, दूसरा कौन सा बताया है? संरचित संरचित अन्वेषण। इसका क्रम भी पूछा जाता है, संरचित अन्वेषण। और तीसरा इन्होंने बताया है, तीसरा निर्देशित तीसरा निर्देशित अन्वेषण। और चौथा इन्होंने बताया है वास्तविक अन्वेषण। चौथा इन्होंने बताया है वास्तविक अन्वेषण। तो इसका क्रम ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो हीथर के अन्वेषण के कई स्तर सिद्धांत के अनुसार अन्वेषण अधिगम के किस चरण में छात्रों में आंतरिक प्रेरणा विकसित होती है? तो आंतरिक प्रेरणा जो विकसित होती है वो ओपन इंक्वायरी में होती है, यानी कि वास्तविक अन्वेषण में होती है। तो इसको ओपन इंक्वायरी भी बोलते हैं, वास्तविक अन्वेषण को। और वे अपने आप ही शोधकर्ता के स्तर तक बढ़ जाते हैं। यह वास्तविक अन्वेषण में पॉसिबल होता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं गोलमैन। गोलमैन की भावनात्मक बुद्धि के सहानुभूति आयाम से संबंधित कौशल है। अब यहाँ पे देखेंगे अचीवमेंट, क्यूरोसिटी, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन। तो यहाँ पे जो होगा गोलमैन की भावनात्मक बुद्धि के सहानुभूत आयाम से जो संबंधित है वह लीडरशिप संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे गोलमैन की भावनात्मक बुद्धि के 5 घटक इन्होंने दिए हैं, 5 घटक। तो हम देखेंगे 5 घटक कौन कौन से हैं। तो आत्म जागरूकता पहला घटक है, आत्म जागरूकता। तो आत्म जागरूकता। दूसरा घटक है आत्मनियमन, आत्म नियमन। तीसरा घटक है इसमें आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा। चौथा घटक है सहानुभूति, सहानुभूति। तो सहानुभूति आयाम में ही लीडरशिप आता है। और पांचवा हम देखेंगे सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल। ये हमारे 5 प्रकार के घटक हैं गोलमैन की भावनात्मक बुद्धि के अनुसार। 5 घटक आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, आंतरिक प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। आगे चलते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी में परीक्षणों की संख्या कितनी होती है? तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी में परीक्षणों की संख्या 12 होती है। पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकासात्मक चरण में ईगोसेंट्रिज्म उपस्थित हैं? तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है, क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। तो अहम केंद्रितता क्या होती है? अहम केंद्रितता। अब अहम केंद्रितता का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। इसका तात्पर्य होता है बच्चे की किसी भी परिस्थिति में, बच्चे की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लिख नहीं सकते परिस्थिति को। तो आपको बोल दे रहे हैं अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। तो इसका तात्पर्य होता है कि बच्चे की किसी परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने में असमर्थता
से है। अब यहाँ पे अहम केंद्रित जो बच्चे होते हैं, उस बच्चे का यह मानना है कि दूसरे लोग भी वैसे ही देखते हैं और सुनते हैं और महसूस करते हैं, जैसा कि वह बच्चा करता है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि आप जैसे हैं, आप सोचते हैं कि वैसे ही सभी हैं। मतलब आप जिस तरह से कोई भी चीज़ के देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, आपको लगता है अगले को देख कर के जैसा मैं करता हूँ, वैसा वो भी करता होगा। यही अहम केंद्रितता होती है। और जीन पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए, जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्री ऑपरेशनल बच्चे की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शब्द वाइगोत्स्की द्वारा ज्ञान के निर्माण के संबंध में पेश किया गया था? कौन सा शब्द वाइगोत्स्की द्वारा ज्ञान के निर्माण के संबंध में पेश किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक ढांचा, निर्देशात्मक ढांचा, पारंपरिक या निर्माणात्मक। तो वाइगोत्स्की आगे तो ज्यादातर इन्होंने सामाजिक ढांचे पर फोकस किया है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, आगे देखेंगे। मेरी आज की स्थिति का कारण मेरी कल की सोच है कि मुझे कल क्या होना चाहिए। मैक आइवर के ये शब्द किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो यह आंतरिक प्रेरणा का, बाह्य प्रेरणा का, आत्म प्रेरणा का, उपलब्धि प्रेरणा का। तो राइट आंसर होगा उपलब्धि प्रेरणा का अच्छा उदाहरण है कि मेरी आज की स्थिति का कारण मेरी कल की सोच है कि मुझे कल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे उपलब्धि की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निर्देशात्मक ढांचा शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था? तो निर्देशात्मक ढांचा शब्द जो है, बंडूरा, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर होगा ब्रूनर के द्वारा पेश किया गया था। तो इसके फोल्डिंग सिद्धांत अगर देखा जाए, इसके फोल्डिंग सिद्धांत इसके फोल्डिंग सिद्धांत की बात की जाए तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1950 में, सर्वप्रथम 1950 के दशक के अंत में, दशक के अंत में देखा जाए तो जेरोम ब्रूनर नामक संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह निर्देशात्मक सॉरी स्कैफोल्डिंग सिद्धांत पेश किया था। और ब्रूनर के स्कैफोल्डिंग सिद्धांत के अनुसार बात की जाए तो बच्चे उन लोगों पर ज़्यादा निर्भर होते हैं जिनके पास उनसे ज़्यादा ज्ञान होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूनर। आगे देखते हैं, हीथर के अन्वेषण के कई स्तर सिद्धांत के अनुसार अन्वेषण सीखने का तीसरा स्तर क्या है? तो हमने पहले आपको बता दिया था कि इसके 4 स्तर बताए थे हमने, कौन-कौन सा बताया था? तो देखेंगे, पहला हमने पुष्टि अन्वेषण बताया था, दूसरा हमने बताया था, दूसरा कौन सा होता है? निर्देशित अन्वेषण, तीसरा होता है दूसरा होता है संरचित अन्वेषण और तीसरा होता है निर्देशित अन्वेषण, चौथा होता है वास्तविक अन्वेषण। तो इसमें तीसरा पूछा गया है और ये क्रम से दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा जो चरण होगा वो निर्देशित अन्वेषण होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।